नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आप सबके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। नवरात्रि पर्व की आप सभी को न्यूज 21 की पूरी टीम और परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मॉर्निंग बुलेटिन हमारा खास देख रहे हैं। जी हां, उदयपुर से खबर आ रही है जहां शक्ति और भक्ति की धरा मेवाड़ रविवार को दक्षिणी राजस्थान के सबसे बड़े पत्रकार संगठन मेवाड़ प्रेस क्लब की स्थापना का गवाह बना है। उदयपुर में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की है और नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई है। सर्वसम्मति से जयश्री नागदा को मेवाड़ प्रेस क्लब की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया है। इस ऐतिहासिक मौके पर उदयपुर संभाग के राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और सलूंबर से बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने संबोधन में कहा है कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया की जिम्मेदारी है कि समाज में फैली कुरीतियों और भ्रष्टाचार को स्वतंत्र और निष्पक्ष विचारधारा के साथ सामने लाएं। उन्होंने कहा है कि पत्रकार समाज की ताकत होते हैं और उनमें सच दिखाने का साहस होता है। गहलोत ने मेवाड़ प्रेस क्लब के गठन पर सभी पत्रकारों को शुभकामनाएं दी। उदयपुर से संभाग जोनल हेड गिरिराज सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। नाथद्वारा से खबर। नाथद्वारा में समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित संस्था मां तुलसी मानव सेवा संस्था के नाम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य भजन संध्या का आयोजन त्रिनेत्र सर्कल पर आज शाम 8 बजे से किया जाएगा। नवरात्रि के प्रथम दिन होने वाली ये संगीतमय संध्या श्रद्धा, सेवा और संस्कृति के समर्पण को समर्पित होगी, जिसमें सुप्रसिद्ध भजन गायक और स्वर लहरी नेहरू दास वैष्णव द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों के साथ साथ गणमान्य अतिथि भी शामिल होंगे। संस्था की अध्यक्षा आपको बात बता दें, जहां रेखा माली ने बताया है कि वर्षों से समाज में संस्था के सदस्यों द्वारा सेवा, सहायता और जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाई जा रही है। उनका कहना है ये आयोजन नगर में आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करेगा। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। श्याराम माँ तुलसी मानव सेवा संस्थान हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्रि में एक शाम माँ तुलसी मानव सेवा संस्थान के नाम भजन संध्या का प्रोग्राम रखा है। वह भजन गायक सुर लहरी नेहरूदास जी वैष्णव द्वारा भजन की प्रस्तुति दी जाएगी। और मैं नाथद्वारा वासियों से अपील करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर भजनों का लाभ लेवे नवरात्रि में। जय श्याराम। जय श्याराम। मावली से खबर देख रहे हैं। जी आपको बता दें, मंदिरों में आरती हिंदू पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें भगवान की स्तुति और पूजा की जाती है। उदयपुर जिले के मावली उपखंड मुख्यालय के वल्लभ नगर मार्ग स्थित प्राचीन हनुमान जी का मंदिर, यहाँ विराजित रामचंद्र जी की आरती मावली गांव निवासी घीसूलाल लावटी पिछले 5 सालों से माइक से बोल रहे हैं। जी हाँ, आरती करने वाले के स्वर भगवान तक पहुंचते हैं और उनकी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। माइक से इनकी आवाज दूर दूर तक जाती है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस प्रकार की आरती से भक्तों को भगवान के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है। मंदिर में आरती की परंपरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। वहीं लावटी ने बताया है कि इस मंदिर में 3 बार माइक भी चोरी हो गया है, परंतु भगवान की मर्जी से इस आरती की परंपरा अभी तक जीवित है, कभी नहीं रुकी है। मावली से मनीष राधेज की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मावली से खबर देख रहे हैं एक बार फिर से बुलेटिन में। मावली उपखंड क्षेत्र में नवरात्रि की धूम है और इस बार गरबा महोत्सव खास होने वाला है। मावली के पुराने बस स्टैंड पर मातेश्वरी नव युवक मंडल द्वारा आयोजित इस गरबा महोत्सव में गरबा प्रेमी गुजराती गानों, गरबा प्रेमी गुजराती धुनों के साथ धूम जमकर थिरकेंगे। जी हाँ, आपको बता दें, करीब 35 साल से चल रहा ये गरबा महोत्सव इस क्षेत्र की पुरानी परंपरा है। इस साल का आयोजन भी हर साल की तरह शानदार होने की उम्मीद बताई जा रही है। वहीं खासकर तब जब पिछली बार महिलाओं ने तलवारों के साथ गरबा खेलकर सभी को चौंका दिया था, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ था। इस बार गरबा पंडाल के लिए मुंबई से माता रानी की एक विशेष मूर्ति मंगवाई गई है, जिसका श्रृंगार उदयपुर में हो रहा है। पुराने बस स्टैंड पर पंडाल पूरी तरह सज चुका है और ये इतना बड़ा है कि एक साथ 400 से ज्यादा लोग गरबा नृत्य कर सकते हैं। मावली से मनीष दादीज की खास रिपोर्ट। खबर डिग्गी से देख रहे हैं, जहां टोंक जिले के धार्मिक नगरी डिग्गी कल्याण जी में रविवार को पर्यावरण संरक्षण का एक बड़ा संदेश देते हुए कल्याण वन वाटिका का शुभारंभ किया गया है। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत इस मौके पर 25,000 पौधे लगाए गए हैं, जिनमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने भाग लिया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का डिग्गी पहुंचने पर यादव समाज द्वारा भव्य स्वागत किया गया है, जिसमें माला, साफा और प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। इसके बाद दोनों मंत्रियों ने डिग्गी
के राजा कल्याण जी महाराज के मंदिर में पूजा अर्चना की है और प्रार्थना की है कि राजस्थान हरा भरा बने। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बताया है कि ये वन वाटिका डिग्गी और आसपास के क्षेत्रों के लिए ऑक्सीजन का बड़ा स्रोत बनेगी। उन्होंने कहा है कि पौधे लगाना तो आसान है, लेकिन उनका सही तरीके से पालन पोषण करना ही सबसे महत्वपूर्ण काम है। इस दौरान 25,000 लोगों के लिए सामूहिक भोजन का भी आयोजन किया गया, जो जन भागीदारी का एक शानदार उदाहरण बना। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। कल्याण देव जी की थोड़ा डिग्गी पर आप पूछे करो भैया थोड़ा कन्हैयालाल जी के आमंत्रण पर यहाँ पर आया और वो जो अभिनव कार्यक्रम कर रहे हैं, सभी लोग भोजन करने रहे हैं। उससे एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान में उन्होंने 1.25 लाख पेड़ लगाए हैं, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। और प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस से 2 अक्टूबर तक हम पूरे देश में सेवा पखवाड़ा का आयोजन कर रहे हैं। इसमें एक पेड़ माँ के नाम, हमारे दिव्यांग लोगों को सम्मान करना, प्रधानमंत्री जी के जीवन पे मूवी, स्वच्छता, इन सब विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा करेगा। आज एक विशेष दिन भी है कि कल से देश में जीएसटी की दरें भी कम होने वाली हैं, आम आदमी के जीवन में राहत आने वाली है और जो टैक्स की उलझी हुई प्रणाली है उसको सरल बनाकर देश के जीवन में परिवर्तन लाने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी आह्वान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी भारत का अभियान है, उसको आगे बढ़ाने का हम सब लोगों ने संकल्प लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए सर माइक नीचे। कल्याण देव जी की थोड़ा डिग्गी पर आप पूछे करो भैया थोड़ा कन्हैयालाल जी के आमंत्रण पर यहाँ पर आया और वो जो अभिनव कार्यक्रम कर रहे हैं, सभी लोग भोजन करने रहे हैं। उससे एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान में उन्होंने 1.25 लाख पेड़ लगाए हैं, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। और प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस से 2 अक्टूबर तक हम पूरे देश में सेवा पखवाड़ा का आयोजन कर रहे हैं। इसमें एक पेड़ माँ के नाम, हमारे दिव्यांग लोगों को सम्मान करना, प्रधानमंत्री जी के जीवन पे मूवी, स्वच्छता, इन सब विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा करेगा। आज एक विशेष दिन भी है कि कल से देश में जीएसटी की दरें भी कम होने वाली हैं, आम आदमी के जीवन में राहत आने वाली है और जो टैक्स की उलझी हुई प्रणाली है उसको सरल बनाकर देश के जीवन में परिवर्तन लाने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी आह्वान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी भारत का अभियान है, उसको आगे बढ़ाने का हम सब लोगों ने संकल्प लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए सर माइक नीचे। कल्याण देव जी की थोड़ा करौली से खबर देख रहे हैं। भारत विकास परिषद करौली की स्थानीय शाखा ने शिवा एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भारत को जानो क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता में कई स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया है और अपने देश से जुड़े ज्ञान का प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता में छात्रों से भारतीय संस्कृति, इतिहास, धर्म, कला, संविधान, स्वतंत्रता संग्राम, प्रसिद्ध स्थानों और व्यक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। भारत को जानो के प्रभारी पुरुषोत्तम शर्मा ने कुल 6 राउंड में छात्रों के ज्ञान को परखा है। वहीं परिषद के अध्यक्ष तुलसीदास गोयनका और अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने सभी विजेता और प्रतिभागी छात्रों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया है। इस कार्यक्रम में करौली विकास मंच के अध्यक्ष बबलू शुक्ला सहित कई शिक्षक, अभिभावक और छात्र छात्राएं उपस्थित थे। मंच का संचालन मंजू गोयल ने किया है। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। सोजत रोड से खबर देख रहे हैं। खबर आ रही है जहां सोजत रोड थाना परिसर में पाली जिला कलेक्टर और एसपी आदर्श सिद्धू के निर्देश पर एक पुलिस जन सहभागिता बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी त्योहारों के दौरान शांति, सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना था। बैठक की अध्यक्षता थानाधिकारी अमरा राम जी मीणा ने की है, जबकि डीएसपी जेठू सिंह करनौत ने इसका सुपरविजन किया है। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बैठक में मौजूद लोगों से त्योहार के दौरान अफवाहों से बचने और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को देने की अपील की है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। ब्यावर से खबर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा ब्यावर में अपने तीसरे और अंतिम दिन भी सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। इस परीक्षा में 2 पारियों में कुल 88.65% प्रत्याशी अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं। ब्यावर शहर के 13 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा के लिए कुल 7,896 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें 7,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 896 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। अब परीक्षा
में किसी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने और पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कई इंतजाम किए थे। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा थी और वीडियोग्राफी भी कराई गई है। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों की बड़ी भीड़ बस स्टैंड पर देखी गई। ब्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट। खंडेला से खबर। खंडेला के मोहन मैरिज गार्डन में कुम्हार महासभा द्वारा पद्मश्री रत्नपा कुम्हार की 116वीं जयंती के अवसर पर 7वां जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर लोकेश प्रजापति मुख्य अतिथि थे। वहीं मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा है कि समाज को शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि राजनीति के बिना किसी भी समाज का विकास संभव नहीं है। कार्यक्रम में संयोजक जनसेवक किशोर दुल्हेपुरा ने बताया है कि समारोह में विभिन्न क्षेत्रों की कुल 513 होनहार प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है। इसमें वे छात्र छात्राएं भी शामिल थे जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसके अतिरिक्त नवचयनित अधिकारियों और कर्मचारियों और नीट जेईई में खेलकूद सहित अन्य विशिष्ट क्षेत्रों में जिला, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। खंडेला से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कुमार महासभा सीकर के द्वारा जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह खंडेला के मोहन मैरिज गार्डन में किया गया। इसके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर लोकेश जी प्रजापति चीफ गेस्ट थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता शंकर लाल जी निमेड़ा ने की और इसके अलावा भी हमारे सीकर डिस्ट्रिक्ट के कई जनप्रतिनिधि, कई प्रशासनिक अधिकारी इस कार्यक्रम में शिरकत किया उन्होंने। और इस कार्यक्रम में 10वीं 12वीं सहित नीट जेईई तमाम तरीके की खेल खिलाड़ी, तमाम तरीके की जो प्रतिभाएं थी, 513 प्रतिभाओं को हमने सम्मानित किया और बहुत ऐतिहासिक, बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और इसके लिए मैं सभी जो पोखरण से खबर देख रहे हैं। पोखरण में ईद ए मिलाद के अवसर पर दावते इस्लामी इंडिया के वेलफेयर डिपार्टमेंट गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन द्वारा पोखरण के फैजाने यासिन शाह ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। फाउंडेशन के स्टेट मैनेजर मुफ्ती मुस्ताक ने बताया है कि इस रक्तदान शिविर का मुख्य उद्देश्य पैगंबर मोहम्मद साहब की 1500वीं जयंती के अवसर पर इंसानियत की सेवा करना है। उन्होंने ये भी बताया है कि गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है जो रक्तदान शिविर, पौधारोपण, गरीबों को मुफ्त राशन और मरीजों को फल वितरित जैसे कई कल्याणकारी कार्य करती है। इस रक्तदान शिविर में फाउंडेशन में कई सदस्य और स्थानीय लोग मौजूद रहे। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। फिर से आपको बता देते हैं जहां आप खबर देख रहे हैं पोखरण से। जी आपको बता दें, फाउंडेशन की बात करें तो स्टेट मैनेजर मुफ्ती मुश्ताक ने बताया है कि इस रक्तदान शिविर का मुख्य उद्देश्य पैगंबर मोहम्मद साहब की 1500वीं जयंती के अवसर पर इंसानियत की सेवा करना है। ऐसे काम ये करवाते रहते हैं। आपको बता दें, उन्होंने ये भी संदेश दिया है, बताया है कि गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है जो हर बार रक्तदान शिविर, पौधारोपण और गरीबों की सेवा यानी कि मुफ्त राशन जैसे कि मरीजों को फल वितरित करना, कई जन कल्याणकारी कार्य जो है वो हमेशा से करते आई है। इस रक्तदान शिविर की अगर बात करें तो फाउंडेशन के कई सदस्य भी हैं, ये अकेले नहीं है। फाउंडेशन के सदस्यों को भी इसका श्रेय जाता है सेवा कार्य में, और स्थानीय लोग भी इस नेक काम में मौजूद रहते हैं। आप देख सकते हैं विजुअल में कि किस तरीके से एक दूसरे की सेवा भाव जो यहाँ पे दिख रही है, फाउंडेशन हमेशा से करता आया है। कहीं ना कहीं एक नेक मिसाल कह सकते हैं, नेक पहल है। हम बात करें, हर बार जब भी कोई विपत्ति आई है तो इनकी फाउंडेशन ने इस तरह की सेवाएं जो है हमेशा दी है अपनी। रिलीफ फाउंडेशन द्वारा पोखरण के फैजाने यासिन शाह में एक रक्तदान का शिविर आयोजन हुआ है, जो आप देख सकते हैं विजुअल में। खबर देख रहे हैं आप पोखरण से। और अगली खबर डीग से देख रहे हैं, जहां डीग में स्थित श्रीजड़ खोल गौधाम में सोमवार को श्री कृष्ण बलराम गौ
आराधन महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन शुरू किया गया है। ये धार्मिक महोत्सव 1 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें वृंदावन के स्वामी राजेंद्र दास महाराज श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करेंगे। जी आपको बता दें, स्वामी राजेंद्र दास महाराज ने कथा से पहले डीग के जल महल स्थित हनुमान जी और लक्ष्मण जी के मंदिरों में जाकर कथा में आने के लिए निमंत्रण दिया है। उन्होंने डीग की भूमि को तीर्थपुर के रूप में स्कंद पुराण में वर्णित करते हुए इसकी पवित्रता पर जोर दिया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आयोजन समिति ने 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक सुबह 8 बजे से डीग के लक्ष्मण मंदिर, नगर डाक बंगला और अन्य कई स्थानों से श्री जड़खोर गोधाम तक निःशुल्क बसों की व्यवस्था की है। वापसी के लिए भी बसों का इंतजाम किया गया है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। नारायणपुर से खबर देख रहे हैं। जी आपको बता दें, जहां प्रेमिका की बेवफाई से आहत होकर कोटपुतली बहरोड जिले के नारायणपुर क्षेत्र के गोगड़ी ठाणी के निवासी प्रकाश स्वामी ने कोटा में आत्महत्या कर ली है। जी आपको बता दें, वह कोटा एडीएम सिटी कार्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत थे। इसी बीच आप देख सकते हैं, जहां गुरुवार की रात को प्रकाश स्वामी ने अपने क्वार्टर पर आत्महत्या कर ली है। मौके पर उनके हाथ में एक सुसाइड नोट मिला है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक के भाई ने सुसाइड नोट के आधार पर प्रकाश की प्रेमिका ममता स्वामी और उसके साथी विष्णु शर्मा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस अब इन आरोपों की गंभीरता से जांच कर रही है। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है उसमें। हमको यही लगता है यार, हमारा एग्ज़ाम था, हम आ रहे थे 18 तारीख को शाम को रात को 11 बजे, और भैया उस दिन कॉल आ रही थी भैया पूरे दिन से, ममता स्वामी नाम उसका, और भैया को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। और हमारे पास ट्रेन में बैठ गए थे हम, उसके बाद में हमारे पास 11:50 पे कॉल आया था। वो बोले कि भैया ने सुसाइड कर लिया। अब उस सुसाइड कारण वो है ममता स्वामी, जो यहाँ पर गिरुड़ी की है, हजारलाल उसके पिताजी का नाम है, जो जीएसटी इंस्पेक्टर है, वो वहाँ पर राजकोट ड्यूटी। आपके भैया क्या काम करते थे वहाँ पर, आप क्यों रहते थे? हमारे भैया वहाँ पर एलडीसी में थे, अब इस टाइम यूडीसी में हो गया था, प्रमोशन हो गया था, एडीएम ऑफिस में थे, और हमारे को भैया पढ़ाते थे। मेरे को सिस्टर भी 2.5 महीने से वहाँ पर थी, मैं साल भर से ज़्यादा हो गया मेरे को टाइम वहाँ पर रहते हुए। तो आपने क्या महसूस किया आपके भाई के बारे में? भैया को ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, महसूस ये किया था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था। 2020 से साथ, और 2020 से भैया, 21 से भैया के साथ रह रही थी वो। जब आप वापस कमरे पे गए तो आपके भाई को आपने खुद उतारा हाथों से या पुलिस ने उतारा था पोस्टमार्टम? मैं गया था उस टाइम, भैया बेड पे लेटे हुए थे, और उस टाइम पुलिस भी थी, और वहाँ के एडीएम सिटी के थे ना, सारे स्टाफ वाले वहीं पर थे। हमारे को तो एक बार शक्ल दिखाई गई थी, उसके बाद में हमारे को दूसरे कमरे में लाके डाल दिया था। निमराना से खबर देख रहे हैं। जी आपको बता दें, कोटपुतली बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई के निर्देशन में निमराना थाना पुलिस ने समाजसेवी मधु किन्नर के ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाते हुए हत्याकांड के मास्टरमाइंड नरेश कुमार और सोनिया उर्फ जरीना किन्नर को गिरफ्तार कर लिया है। सोनिया किन्नर पे 15,000 रुपए का इनाम घोषित था। इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस टीमों ने कड़ी मेहनत की और करीब 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करके तकनीकी साक्ष्य जुटाए हैं। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने शूटर पवन कुमार गुर्जर की पहचान की है, जिससे पूरे मामले का खुलासा हो सका है। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। विदित है कि 10 तारीख को मधु किन्नर, जो कि दीपावली के उपलक्ष्य में आने वाले त्योहार के उपलक्ष्य में रिको एरिया में बधाई कलेक्ट कर रही थी, जो कि अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी, तो एक अज्ञात हमलावर मोटरसाइकिल पर आया और गोली मारकर चला गया, जिस पर मधु किन्नर, जो कि समाजसेवी थी यहाँ पे, उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, और हॉस्पिटल ले जाने पे वहाँ पर ब्रॉड डेथ की डॉक्टर ने दी और मृत्यु हो गई। क्योंकि ये एक ब्लाइंड मर्डर था, असेलेंट जो था उसको कोई पहचान नहीं थी, और इस पर तुरंत सूचना मिलते ही मैं भी आया, मौका देखा और टीम का गठन किया। एडिशनल एसपी निमराना शालिनी राज के और सीओ सचिन साहब के नेतृत्व में जो है टीमें मॉनिटरिंग की, और एसएचओ निमराना राजेश और अपने जो एसएचओ शाहजहांपुर, इन सबको मिलाकर और साइबर टीम को मिलाकर इस पे तुरंत लगाया गया। क्योंकि एक ब्लाइंड मर्डर था और अंधेरे में मतलब तीर चलाने के लाया गया, जैसे कह सकते हैं कि भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने के बराबर था। तो टीम ने, मैं बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि टीम ने दिन रात मेहनत की, और
मेहनत करते 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 रास्ते में इनको जो है, जो शूटर ने मोटरसाइकिल इस्तेमाल की थी वो जली हुई हालत में मिली। उससे भी हमने काफ़ी कुछ जानकारी हासिल की। जो हेलमेट पहना हुआ था वो हेलमेट भी वहाँ मिला, और कुछ दूरी पर जो है उसके जो बैग इस्तेमाल किया तो वो बैग भी जली हुई अवस्था में मिला। तो एक टीम को हौसला भी हुआ और ये भी लगा भी अब धीरे धीरे सुराग मिल रहे हैं, तो आगे और भी मिलेंगे। काफ़ी अथक प्रयासों से, दिन रात की मेहनत, क्योंकि पुलिस के अधिकारी के तौर पर मैं जानता हूं कि ऐसे मामलों में खोज खबर लेना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन टीम और डेडिकेटेड और आपस में सामंजस्य के साथ करते 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 जो हमारे पास कहानी खुलकर आई वो ये थी कि मधु किन्नर जो समाज सेवी थी, उसकी जो गुरु थी, जो सीमा नाम की, जो झज्जर रेवाड़ी में बैठती है, उसकी इनसे अदावत थी। क्योंकि हर घटना के पीछे कोई न कोई मोटिव होता है। देसी भाषा में बोलें तो जर, जोरू और जमीन। तो कहीं ना कहीं इस एरिया को लेकर या इस यहाँ की जो मंथली आती है, जो इनकी रिकवरी होती है, जो पैसा उगाई होती है, उस चंदे को लेकर, उस कलेक्शन को लेकर कहीं ना कहीं इनके आपस में मनमुटाव हुआ था। विदित है कि चितलवाना से खबर देख रहे साचोर के मूल निवासी विवेक श्रीमाली ने अपनी स्केच आर्ट से अपने शहर और गांव का नाम रोशन किया है। जी आपको बता दें, विवेक उनके पिता युधिष्ठिर श्रीमाली एक अध्यापक है। इन दिनों जयपुर में रहकर आरएएस की तैयारी कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ मिले समय का उपयोग वे अपनी कला को निखारने में करते हैं। बता दें, विवेक इबारतों, दर्शनीय स्थलों, नदियों, पहाड़ों और धार्मिक स्थलों के शानदार स्केच बनाते हैं। साथ ही साथ हाल में ही उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए जयपुर स्थित स्प्रिंग बोर्ड अकादमी के सभी प्रोफेसरों का एक सामूहिक स्केच तैयार किया है, जिसका विमोचन खुद प्रोफेसर और विद्यार्थियों के बीच हुआ है। इस दौरान सभी ने विवेक की कला की जमकर सराहना की है। चितलवाना से सवाई सोनी की रिपोर्ट। हाय, मेरा नाम विवेक श्रीमाली, मैं साचोर का रहने वाला हूँ। मुझे बचपन से आर्ट और स्केच में काफ़ी इंटरेस्ट था, लेकिन सीरियसली मैंने इसे लॉकडाउन में लिया। और शुरुआत में मैं कार्टून टाइप स्केच बनाता था, फिर मैंने ह्यूमन पोर्ट्रेट्स बनाए, नेचर के बनाए, सिटी लैंडस्केप बनाए और काफ़ी डायनेमिक स्केचेस बनाए। और मेरे इस काम को अभी एक्टर सोनू सूद सर और मिस्टर नेकर, यूट्यूबर और राजीव सर जैसे काफ़ी लोगों के साथ साथ लाखों लोगों ने मेरे इस काम को सराहा है। मैं फ़िलहाल स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जयपुर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, और पढ़ाई और आर्ट इन दोनों में सामंजस्य बनाई मेरे को मोटिवेट करता है। हाय, मेरा नाम विवेक श्रीमाली, पिता युधिष्ठिर श्रीमाली, मैं साचोर। बेगूज से खबर देख रहे हैं। बेगू खंड क्षेत्र के बस्सी फतेहपुर इलाके में भेड़ बकरियां चरा रहे रेबारी समाज के लोगों की सतर्कता के कारण एक चोर की पानी की एनीकट में गिरकर मृत्यु हो गई है। बता दें, ये घटना 2 दिन पहले हुई थी। सोमवार सुबह लगभग 8 बजे उसका शव पानी में तैरता हुआ मिला। रात के समय रेबारी समाज के लोग अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे थे, तभी उन्होंने 2 चोरों को देखा। जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी डाली तो चोर भागने लगे। भागने की कोशिश में भगवती कंजर अंधेरे में पानी में भरे एक एनीकट में गिर गया। उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही बेगू डीएसपी अंजलि सिंह, थाना प्रभारी शिवलाल मीणा और बेगू तहसीलदार गोपाल जी नगर मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ की टीम ने 2 दिनों तक खोजबीन की और इसके बाद भगवती कंजर का शव पानी में तैरता हुआ मिला है। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेगू से मदन मीणा की खास रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।